Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 6, the 3 order part 3. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. So now we are in part 3, page number 137 of your NCERT textbook, the Knights. So we can hear that the Knights from the 9th century, there were frequently localized wars in Europe. तो इसका मतलब ये था कि जब 9वीं सदी थी तो यूरोप में स्थानीय युद्ध था। और हम ये भी मान सकते हैं कि जितने भी एमिरेटर्स थे जो कि यहाँ पर कृषि या सैनिक थे यहाँ पर, तो ये सफिशेंट नहीं थे। तो इनमें आवश्यकता थी कि और ज़्यादा आने की, कि और ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए थे इनको, और एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स चाहिए थे। एंड गुड कार्वेट्री, तो एक तरीके से कार्वेली हम कहते हैं कि अश्व सेना, या नहीं तो हम बोल सकते घोड़सवार जो कि सेना के तौर पे मौजूद होते हैं, ये ज़रूरी थे। तो जब इम्पोर्टेंस बढ़ती गई नए सेक्शन ऑफ पीपल की, तो इनको हमने नाइट्स नाम दिया। ये एक नया वर्ग था, इनको बढ़ावा दिया गया। और ये घोड़सवारी करते थे और सोल्जर्स थे, ये घोड़े भी संभालते थे और सोल्जर भी थे। तो ये द नाइट्स के नाम से जाने लगे। दे वर लिंक टू द लॉर्ड जस्ट एज लेटर वर लिंक टू द किंग। तो वे लॉर्ड के उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, जिसे हम कहते हैं फिफ, कहा गया है। तो इसको रक्षा के लिए यहाँ पर दिया गया। तो फिफ एक तरीके का हम कह सकते हैं इनहेरिटेड, जिसको कहते हैं उत्तराधिकारी। तो ये वहाँ पाया जा सकता था। तो करीब 1000 एकड़ या इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, ये अधिक से अधिक फैला हुआ था। इसमें नाइट्स और उसके परिवार के लिए एक, हम कह सकते हैं पंचक्की और मंदिरा। मंदिरा इसलिए बोलेंगे चर्च, या एक नाइट में इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए एक वाटर मिल जिसको हम कहते हैं पवन चक्की, और वाइन प्रेस जिसको हम कहते हैं मंदिरा, या अल्कोहल को प्रेस करने के लिए, वाइन बनाने के लिए वो इनको दिया जाता था। ये एक प्रॉमिस्ड था। तो द in exchange the knights paid his lord a regular fee and promised to fight for him in the war। तो ये लोग क्या करते थे, अपने परिवार के लिए घर ये सब दे देते थे इन लोगों को। और ये भी जो नाइट्स थे ये वादा करते थे कि अगर कभी भी कोई भी आके अगर इन पे अटैक करेगा तो वो उनको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो द नाइट्स अपने लॉर्ड को एक रेगुलर फीस देते थे। और ये इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि एक इनके पास स्किल्स थे, और ये अपना हर दिन वेस्ट करते थे फेंसिंग करने में, प्रैक्टिस करने के लिए। और ये एक तरीके से रोज़ ही प्रैक्टिस करते थे कि युद्ध में अगर कोई आएगा इनके पास लड़ने तो उनको कैसे बचाव करना है। तो ये एक तरीके का सर्व कर रहे थे यहाँ के लोगों को। तो नाइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड, एक लॉर्ड से ज़्यादा को नाइट सर्व करते थे। तो इनकी बहुत योग्यता थी, और ये प्रतिदिन अपना समय बड़ा बनाने या घेराबंदी करने में निकालते थे और अभ्यास करते थे ये। तो ये अपनी सेवा एक से ज़्यादा लॉर्ड को देते थे। तो यही हम देख सकते हैं कि फॉरमोस्ट लॉयल्टी ऑफ हिज ओन लॉर्ड, हर किसी के लिए लॉयल थे। फ्रांस में जब 20th सेंचुरी आई तो हमने देखा कि ये सब 12वीं सदी से जितने भी गायक थे, तो फ्रांस के जो भी मेयर्स थे या राजाएं नाइट्स की वीरता की कहानी के लिए, तो ये गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते थे। और ये भी देख सकते हैं हम कि ऐतिहासिक अकाल्पनिक भी जो भी चीज़ें रहती थी, घटनाएं घटती थी, तो ये भी उनको देखते थे कि क्या है। तो उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और हम देखते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है तो वो भी ज़्यादा अधिक नहीं थी। तो ये एक तरीके के घुमक्कड़ थे, और ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पसंद किए जाते थे, ट्रैवलिंग थे, और इनके ट्रैवलिंग बार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो ये एक अच्छे लोग थे। पीपल ऑफ द मेयर गैदर फॉर मील, एकत्रित होके भोजन करते थे। और ये एक तरीके से
गैलरी, सिंगर्स, इंटरटेन नोबल्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मनोरंजन का कारण भी थे। फिर हम देखते हैं द फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी। तो इसमें हम देखते हैं जो भी कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजाओं द्वारा दी गई भूमिकाएं थीं, तो उनके लिए वह उग्राह कर सकते थे। इसलिए ये शक्तिशाली संस्था भी जो राजा ने निर्भर नहीं थी, वो पश्चिमी में हम देख सकते हैं कि इनको एक तरीके से लिवर टैक्स, रूलर्स, इन सब से वंचित करके रखा था। तो ये एक तरीके से फर्स्ट क्लास थी जो हम फ्रांस में देख सकते हैं पढ़ते थे। ये हेड थे वेस्टर्न चर्च पोप के वहाँ पर। दे ही लिव्ड इन रोम, रोम में रहते थे। तो क्रिश्चियन इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशॉप्स एंड क्लर्जीज। तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस जितने भी थे यूरोप में, ये बिशॉप और क्लर्जीज के जितने भी विलेजेस थे चर्च में, या पीपल हर संडे को यहाँ पर असेंबल होते थे सेरेमनीज में, प्रीस्ट पे टुगेदर। तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है आपके ब्लू बॉक्स में, टेक्स्ट बुक में जब आप देखोगे, इफ़ माई लॉर्ड इज स्लेन हिज चेयर। इसका मतलब है अगर मेरा प्यारा लॉर्ड को काट दिया जाता है तो उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाता है तब मुझे भी उसके साथ लटका दें। अगर उसे अग्नि दंड दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा। और अगर उसे डुबा दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए। 13वीं सदी में गई जाने वाली फ्रांसीसी कविता ड्यून द माइंस में ये नाइट के सहायक में ये याद दिलाता है कि आखिर यहाँ पर था क्या। फिर on page number 138 we can see that everyone could not become a priest। तो इसका मतलब था प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। जैसे अगर वो प्रीस्ट नहीं बन सकता था तो जैसे वो कृषि दास या सर्वेस बैंड बन सकता था, या अगर वो शारीरिक रूप से सही नहीं था, या वुमेन थी वो पादरी नहीं बन सकती थी। तो और एक चीज़ थी कि जो पुरुष पादरी बनते थे वह शादी भी नहीं कर। क्षेत्र हम देखते हैं कि बिशप अभिजात माने जाते थे। तो बिशप के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जहांगीरें नहीं थी। वह शानदार महलों में रहते थे। चर्च में 1 वर्ष के अंतकाल में वो जितना भी वहाँ पर कृषि में फ़ायदा होता था वो एक टैक्स के तहत, जिसको कहते हैं टेट, तो वो अमीरों द्वारा अपने दे देते थे इनको टैक्स, और ये वहाँ के एरिया को चलाने में हेल्प करते थे। तो अगर हम ये भी देखते हैं कि रीति रिवाज में बहुत महत्वपूर्ण रस्में यहाँ पर थी, या सहमति इन लोगों की बहुत ज़रूरी रहती थी हर चीज़ में। पोप की करते वक्त हाथ जोड़ और सिर झुकाकर भी अगर झुकना, तो ये नाइट द्वारा अपने एक वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल थी। तो इसी प्रकार अगर हम देखें, ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि सहमति संस्कृति चर्चा कक्षों में प्रवेश करने लगी, और इस प्रकार अपने हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक समिति, रीति रिवाजों और तौर तरीकों की चर्चा भी दुनिया ने अपना ली थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी एक तरीके से बहुत एक्सेप्टेंस था क्लर्जीज के लिए। इनकी हर चीज़ अपना ली थी और ये भी एक फेथफुल रहे और अपने लॉर्ड के लिए एक तरीके का वेडियल कल्चर का एक एग्जाम्पल है, जो कि हम देखते हैं कि रिलीजियस डे वर्ल्ड में कैसे ये आगे बढ़ा, अपना कस्टम और सिविलाइजेशन को इसने आगे बढ़ाया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है मॉन्क। मॉन्क होता है भिक्षु। तो मॉन्क अपार्ट फ्रॉम द चर्च, devout Christians had another kind of organization. Some deeply religious people choose to live isolated lives in contrast to the people in towns and villages. तो जो हम देखते हैं कि कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों के एक दूसरे तरह की संस्था थी ये मॉन्क की, भिक्षु। तो कुछ जो अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे तो वो अलग
थे, लोगों के बीच नहीं, नगरों और गांव में जो रहते थे उनसे भी दूर रहना चाहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे ये लोग। वे धार्मिक समुदाय के रहते थे, तो उनको एक तरीके से हम एबीज नाम से जान सकते हैं। ये एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, एबे या मोनेस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मठ। तो ये एक अतिरिक्त मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। तो दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ, एक था 529 में इटली में स्थापित, जिसका नाम था सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा था 910 में, जिसको हम कहते हैं बारगेंडी या था। तो यह भिक्षु अपना सारा जीवन आएबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अत्यधिक और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगने के व्रत लेते थे। तो जितने भी पादरी थे, कार्य थे, वे विपरीत भिक्षुओं की जिंदगी से अपना सकते थे। तो ऐसे पुरुषों को मॉन्क बोलते थे और स्त्रियों को यहाँ पर नन बोला जाता था। तो ये कहला तो जब सब एबे को छोड़कर ज़्यादातर वे एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे, तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग एबे बनाए गए। तो जब हम अगर ये देखते हैं कि अपनी हार्डशिप की स्टडीज़ में कि कैसे ये आगे बढ़े, मेल फीमेल एबे, प्रीस्ट मॉन्क नन, तो इनका ये था कि ये कभी शादी नहीं कर सकते। तो जितने भी पादरी थे, भिक्षु थे, भिक्षुनियाँ थीं, ये कभी शादी वैवाहिक जीवन में नहीं आ सकते थे। तो 10 या 20 पुरुष स्त्री के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए थे, और जिसमें बड़ी इमारतें और हम कह सकते हैं भू जहांगीरें, साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल सब संबद्ध थे। तो अगर हम इस समुदाय को देखें तो वह एक तरीके का इस विकास में भी योगदान दे रहा था। तो अगर हम मानते कि एबिस हिंगलैंड, जो कि हम पेज नंबर 135 में भी देख सकते हैं, ये एक प्रतिभाशाली म्यूजिशियन, जिसको कहते हैं संगीतज्ञ भी थे, और ये हेल्प करें डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर इन चर्च। तो प्रार्थनाओं के समुदाय में भी इनका विकास था, विकास का योगदान था। तो अगर हम 13वीं सदी में देखते हैं भिक्षुओं के कुछ समूहों को, जिन्हें हम फेरियार्ड्स कहते हैं, उन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। तो ये है इनकी एक बेसिक लाइफ थी। अब यहाँ नीचे सेकंड लाइन में लिखा है, द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोस मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। तो मोनेस्ट्री का मतलब हम ये भी मान सकते ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता था। फिर अगर हम देखते हैं आपके पेज नंबर 139 के बॉक्स में कि यहाँ पर लिखा, इन these were a manuscript of 73 chapters of the rulers which were followed by the monk to the many centuries। तो अगर हम माने तो यहाँ पर पुस्तकों में 73 अध्याय थे जो कि मिले हैं। तो देयर आर सम रूल्स। तो ये रूल्स क्या हैं, जैसे चैप्टर 6 में है, परमिशन टू स्पीक शुड रियरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क। तो भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए थी। चैप्टर 7 है, ह्यूमैनिटी मीन्स ओबीडियंस। तो विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन। नो मॉन्क शुड ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी भिक्षुओं की निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। पेज नंबर 47 में चैप्टर, idleness is the enemy of the soul, so farriers and sisters should be occupied at certain times in manual labor and fixed hours in scared reading। तो अगर हम देखें तो आलस आत्मा का शत्रु होता है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणी को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। और चैप्टर 48 में हम देखते हैं, द मॉनेस्ट्री शुड बी लेड आउट इन सच अ वे दैट ऑल नेसेसिटी बी फाउंड विद इन द बॉन्ड्स, वाटर, मेल, गार्डन। तो मठ में हर प्रकार की चीज़ें होनी जरूरी, चाहे वो जल हो, चक्की हो, उद्यान हो, कार्यशाला हो, तो हर चीज़, वर्कशॉप्स हो, तो हर चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि इनको कहीं और जाना ना पड़े और ये अपना प्रीच करते रहें। फिर ये देख सकते हैं हम इंग्लैंड में, ये सेंट माइकल बेनेडिक्ट एबे में था, ये इंग्लैंड का चर्च है।
और इसको देख सकते हैं हम, ये था अ बेनिट्रिच मोर वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये वर्क कर रहे हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिपि में, मॉन्क हैं ये। तो अगर हम ये देखते हैं नेक्स्ट पेज में, इसके पेज नंबर 140 में, कि बाय द 14th सेंचुरी देयर वाज अ वैल्यू एंड पर्पस। तो अगर हम देखें तो 14वीं सदी तक आते आते मतवाद के महत्व और उपदेश के बारे में कुछ शाखाएं व्यक्त होने लगी। तो इंग्लैंड में अगर हम देखते हैं, इसको लैंगलैंड की कविता में पाया गया 1360 से 70 इकाई में, कि कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषियों, गाड़ियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विकास की तुलना की गई है। तो इंग्लैंड में भी अगर हम देखें, चौसर हो या कैटेम्बरी टेल्स लिखी गई हों, तो इसमें नन, मॉन्क, फ्रेयर, इन सब का चित्रण दिया गया है। तो ये लोग इतने फेमस हो चुके थे इस समय पर। अब इसके आगे चर्च एंड सोसाइटी, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी, पार्ट 4 में। थैंक यू।